हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स इन्फो पर। इसमें हम लोग अभी इस सीरीज़ में खान सर का क्लास नोट्स देख रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी का क्लास नोट्स कर चुके हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री का। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का खान सर का क्लास नोट्स। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। ये जो क्लास नोट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत में यूरोपीय कंपनियां, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, दे से डेनमार्क, फी से फ्रांस, सौ से स्वीडिश। तो ये है भारत में यूरोपीय कंपनी जो आई थी उसके स्थापना का ट्रिक है, पेड कर दे फीस, ठीक है। पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडिश। तो ये आपको ध्यान रखना है, इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए एक एक करके कंपनी सबको देखते हैं। पहला है आपको पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। फिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। अब बात करें पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुई। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया और उसकी जहाज़ को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और मसाले खरीदे थे जिसे वह यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोची का किला जीत लिया। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोड़ा नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, 1509 में पूछता है कि वास्तविक गवर्नर कौन था, तो अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहते हैं। इसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। इसका विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में भारत छोड़ के गए 1961 में। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ कराई। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो पूछेगा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1556 में। पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। अब बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डच ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। इनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। अब बात करें आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के रामपुर में स्थापित किया। डेनिश के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था, अतः 1545 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के समय हुई थी।
फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोली। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली। फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बना। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ। 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों का भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद तक भारत में रहे और 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर गए। अब स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने किया। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई, इस समय मुगल गद्दी पर अकबर था। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भारे पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और पुर्तगालियों ने बम्बई बंदरगाह को अंग्रेजों को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ किया। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चरनॉक ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जॉन चरनॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। 1717 ईस्वी में फर्रुखियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। यह युद्ध अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर द्वैत शासन लगा दिया। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों ने भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया अंग्रेजों को। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मॉन्डीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमज़ोर पड़ रहा था। अब है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जिसने द्वैध शासन 1765 में लागू किया। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, इसके समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अब है अवध राज्य। अवध के संस्थापक शहादत खां थे। इन्होंने अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया। इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। शहादत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया, किंतु अवध धन दौलत से कंगाल था। अतः शहादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया तो उनके डर से शहादत खान ने आत्महत्या कर लिया। इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदर जंग
तथा शुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और शुजाउद्दौला विजय हुआ और नवाब बना। शुजाउद्दौला 1764 के बक्सर के युद्ध में तिलकुट सेना में भाग लिया और पराजित हो गया। 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया और वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया। विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब है हैदराबाद। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया। यहाँ के राजा को निज़ाम कहा जाता था। 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेरा के युद्ध में निज़ाम को पराजित कर दिया। पेशवा तथा निज़ाम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इस संधि के तहत निज़ाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की और चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगा। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मानने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अब है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला ने किया। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीस तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध एला सापा की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि का नाम याद रखिएगा, एला सापा की संधि। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध का कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1763। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गई। इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार शेष क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा कर लिया। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, जो 1954 में भारत का अंग बना। अब है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया था। हैदर अली एक योग्य शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यहीं अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों तथा मैसूरों के बीच युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया। युद्ध में हैदर अली विजयी रहा और यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे पांडिचेरी पर अधिकार करना था। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और इसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब संधि का ट्रिक, महामंगलश्री, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा, तीसरा। महा से मंगलौर, महा से मद्रास, मंगल से मंगलौर, श्री से श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नवसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब, फ्रांस का गर्म दल की सदस्यता ग्रहण की। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनवाए गए श्रृंगेर पीठ, जो कि मैसूर में स्थित है, का पुनर्निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन की गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन की शेर का जीवन। अब है पंजाब राज्य। इसकी स्थापना सुकरचकिया मिसल के राजा रंजीत सिंह ने किया। इसके समय 1795 से 99 तक अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जमान शाह फर्स्ट ने पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। राजा रणजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर को उपहार में दे दिया। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज के बीच सीमा मान लिया गया। संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अगला शासक खड़क सिंह बना। खड़क सिंह ने अपना वजीर ध्यानचंद को बनाया। ध्यानचंद एक बोलेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष 1840 में खड़क सिंह की हत्या कर दी। अगला शासक नैनिहाल बना। इसने भी अपना वकील ध्यानचंद को ही बनाया, वजीर ध्यानचंद को ही बनाया। ध्यानचंद ने इसकी भी हत्या 1844 में कर दी। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 46। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। यह युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1846 से 49। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर इंग्लैंड की रानी को भेज दिया। राजा रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा जम्मू कश्मीर में भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया।
अब बात करें कोहिनूर हीरा की। यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकला था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के पास था, जिससे मलिक काफूर ने छीन कर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश को चला गया। तुगलक वंश से यह सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश में चला गया। लोदी वंश से यह मालवा के शासक के पास गया, जिसे मुगलों ने छीन लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। पश्तून दुरानी से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के ताज में है। कोहिनूर हीरा का इतिहास क्या है? गोलकुंडा के खान से निकला, वारंगल के प्रताप रुद्र देव के पास था, फिर खिलजी वंश के पास गया, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, फिर मालवा के शासक, फिर मुगल, फिर नादिर शाह, फिर पश्तून दुरानी, फिर सिख, फिर डलहौजी के बाद विक्टोरिया के पास चला गया। तो ये कोहिनूर हीरा की इतिहास था। अब बात करें बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। शुजाउद्दीन अगला शासक बना। अलवर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला को अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राज बल्लभचारी से भी विवाद था। इसी विवाद का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ किया। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रैक था। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के नगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई और मात्र 23 ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी या ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हॉर्नबिल ने दिया, क्योंकि वह भी इसी 146 लोगों में से थे जो कैद किए गए थे। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर पलासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेज के साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया। मीर जाफर ने भी इन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। अब है दस्त प्रणाली। दस्त एक प्रकार का शाही फरमान। राजा जिसे अंग्रेज के पास दस्तक होता था, उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ किया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर क्षेत्र में ले आया। मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। अंग्रेज़ों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब है बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल का अपदस्थ नवाब हटाया गया ने अब वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तिलगुट
सेना का गठन किया। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में तिलगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजय हो गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेजों को सौंप दी। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो। 1857 की क्रांति। इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। पहला, आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलबारी, रैयतबारी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। तकनीकी कारण। धार्मिक कारण। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण। रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला, कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तात्कालिक कारण। अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। ये ध्यान रखिएगा, बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों की दी जाने वाले राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। दोनों इम्पोर्टेंट है, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, रोटी तथा कमल के फूल। मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। डेट निर्धारित था 30 मई, लेकिन 10 मई को ही शुरू हो गया। ये विद्रोही पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया।
तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लीग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, निकलसन तथा हडसन। फैजाबाद अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल रेनेड। फतेहपुर अजीमुल्ला, ये लोग विद्रोह करने वाले थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला, और दबाने वाले थे विद्रोह को कर्नल रेनेड। बरेली खान बहादुर खां, बिसेंट आयर। लखनऊ हजरत महल कैंपबेल। कानपुर नाना साहब कैंपबेल। झांसी मनुबाई ह्यूरोज। ग्वालियर तात्या टोपे ह्यूरोज। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील। जगदीशपुर कुंवर सिंह लीग्रांड। पटना पीर अली विसेंट आयर। कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवलॉक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। 1857 की विद्रोह की असफलता का कारण हथियार की कमी, संगठन का अभाव, नेतृत्व की कमी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ, शिक्षित लोग तटस्थ रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी, और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोहियों में देश प्रेम का भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था, जैसे कि बेगम हजरत महल से अवध छिना गया, नाना साहब का पेंशन रोका गया, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम अर्स्टलिन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। ये पील आयोग इम्पोर्टेंट है। और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत। मैंने इस पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। यह राष्ट्रीय विद्रोह था डिज़रायली। यह सैनिक विद्रोह था सीले और लॉरेंस। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था बीडी सावरकर। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था जेम्स आउट्रम। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था रीच। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था टी.आर. होम्स। यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था R.C. मजूमदार। यह जन क्रांति था रामविलास शर्मा। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक।
1857 सुरेंद्र नाथ सिंह मौलाना अबुल कलाम। महान विद्रोह अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बीडी सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बीडी सावरकर। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह आरसी मजूमदार। वन लाइनर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? राइट आंसर मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? तिथि तो हो जाएगा कमल एवं चपाती मतलब रोटी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था SN सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856।
किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सब समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि 1857 से रिलेटेड हैं। अब है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब बात करें रॉबर्ट क्लाइव की। 1757 से 1760 इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट, राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। जब यह लंदन लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लाया गया, किंतु पारित नहीं हो पाया। इसके बाद इसने आत्महत्या कर लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, स्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा चल अदालत की स्थापना किया। इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेस्ली 1758 से 1805 इसने सहायक संधि लाई, जिससे सबसे पहले हैदराबाद ने माना इसे बंगाल का शेर कहते हैं, इसलिए बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 से 1823 इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली की संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 इसने सती प्रथा, ठग प्रथा, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 इसने आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसने रेल, डाक, तार,
PWD प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड्स डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने 1848 में राज हड़प नीति, त्यागपत्र सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। इसके तहत सबसे पहले इसने सतारा को हड़प लिया। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में भेज दिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड एलिगन 1862 से 1863। इसके समय बहावी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका केंद्र पटना था। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया, किंतु अधूरी जनगणना किया। अंडमान में इसकी हत्या एक अफगानी सैनिक ने कर दी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषा में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उस अखबार की संपत्ति जब्त कर लेते थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। सिविल सेवा की आयु 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया, जिस कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता था। इस बिल को वापस ले लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। यह क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ। इसी के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय बहुत सारे आयोग का गठन किया गया, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिस कारण इसे आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे और इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार ICS UPSC का परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। साइमन कमीशन, दांडी मार्च, सवनिया अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसी के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इसके समय द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943।
इसके समय पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स प्रस्ताव तथा भारत छोड़ो आंदोलन हुई। लॉर्ड बिबेल 1943 से 1947, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संविधान सभा। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्र करार दिया। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणराज्य राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। सामाजिक सुधार संगठन, पहले देखते हैं ब्रह्म समाज 1828। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाए, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण, सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी में तथा संवाद कौमुदी बंगाली में छपने वाले इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गई। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना कर दी। दूसरा है आर्य समाज। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में किया और 1877 में इसकी शाखा लाहौर में खोली। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। इनके गुरु बिरजानंद थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनकी मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV का फुल फॉर्म है, की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में PDF लिखकर। तीसरा है रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इनका नामकरण किया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में कर दिया। 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ऑलकट ने
कनाडा में किया। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इसकी एक शाखा मद्रास के अडयार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा का एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया। यंग बंग आंदोलन, इसे हेनरी विलियम डेरिजीवो ने 1828 में प्रारंभ किया। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। मुस्लिम सुधार आंदोलन, पहला है बहावी आंदोलन। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। दूसरा है अलीगढ़ आंदोलन। इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया। सर सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तीसरा है अहमदिया आंदोलन। इसका प्रारंभ गुरदासपुर से हुआ। ये हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हट गए। अब है देवबंद आंदोलन। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था। इसके संस्थापक कासमैनो नकवी तथा अहमद गंगोई थे। जनजातीय आंदोलन, पहला है सन्यासी विद्रोह। यह बंगाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को वॉरेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में था। संथाली विद्रोह, यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। यह जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सिंधु कान्हू ने किया। 1856 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया। अहोम विद्रोह, यह असम में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व 1828 ईस्वी में गोमघर कुंवर ने किया। पागलपंथी विद्रोह, यह बंगाल के क्षेत्र से हुआ। इसकी शुरुआत 1885 ईस्वी में कर्ण शाह ने किया। बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू ने किया। फराइसी विद्रोह, इसकी शुरुआत बंगाल में सादतुल्ला तथा दादू मियाँ ने किया। खासी विद्रोह, यह मेघालय में खासी पहाड़ी से 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। रामोसी विद्रोह, यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व चीतर सिंह ने किया। यह किसानों का विद्रोह था। कूका विद्रोह, यह पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। मुंडा विद्रोह, यह झारखंड की जनजातीय विद्रोह था, जो मुंडा जनजातियों ने किया। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ, इसलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई। ताना भगत आंदोलन, यह झारखंड से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व जतारा भगत ने किया। किसान विद्रोह, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गया और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नील विद्रोह 1859 से 60, यह बंगाल के नदिया जिला से प्रारंभ हुआ। किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी चर्चा दिग्बंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पेट्रियोटिक में है। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह 1917, यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह नीलहे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये जमींदार 3 कठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में
ज़बरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे। एक बार नील बोने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाती है। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त करवा दिया। अब है खेरा सत्याग्रह 1918। प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खेरा सत्याग्रह 1918 इसे गुजरात के खेरा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अंग्रेज़ खेरा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे, इसे महात्मा गांधी ने माफ़ करवा दिया। अवध किसान सभा 1920 इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया। यह किसानों का एक संगठन था। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1920 से 22। यह केरल मालाबार तट में किसानों का एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व अली मुलसियर ने किया। बारदोली सत्याग्रह 1927 यह गुजरात के बारदोली के अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। बिहार किसान सभा 1929 यह बिहार के किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में देखेंगे इससे आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए PDF लिखकर।